ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। ओ कागज की कश्ती, ओ वारिस की पानी, ओ कागज की कश्ती, वो वारिस की पानी। मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी। वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा। भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई। वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो वारिस की पानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी के विभिन्न एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही है, उसी प्रैक्टिस सेट की आगामी वीडियो आप देख रहे हैं। आज सेट नंबर 23 है। इस वीडियो में जो बच्चे नवीन जुड़ रहे हैं उनसे बता दूं कि जो भी आपका प्रश्न होता है, एक प्रश्न के कई सारे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, वो फैक्ट को आपको जरूर कवर करते चलना है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है भैया, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जिनको भी PDF संबंधित जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करते हुए PDF के बारे में जानकारी ले सकते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2036 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भारत के किस राज्य में प्रस्तावित है? आप सभी जानते हैं कि 1936 में मोदी साहब ने कमिटमेंट किए हैं कि हम ओलंपिक करवाएंगे। तो ये किस राज्य में होगी? तो ये आपका गुजरात के अंदर होगा। कहाँ पे होगा? गुजरात के अंदर होगा, अगर हुआ तो। ठीक है भाई। इसके अलावा जो आगामी ओलंपिक हमारे सर पे है, यानी 2024 में होने वाला है, तो ये कहाँ पे होने वाली है? तो ये आपका पेरिस के अंदर होने वाली है। हमने आपको कहा था कि ग्रीष्मकालीन मेन वाला भी पेरिस में होगा और ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक भी पेरिस के अंदर ही 2024 में होगी। ठीक है। इससे पहले 2020 वाला जो 2021 में कराया गया था, दोनों प्रकार के जो खेल का रूप है, ये आपका कहाँ पे कराया गया था? तो जापान के अंदर टोक्यो में कराया गया था। ठीक है भाई। अब ओलंपिक के इतिहास को खंगालते हैं थोड़ा सा। देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत जो है यह 1896 एथेंस से हुआ था। इसमें मुख्य रोल जो अदा किया था इसे शुरू करने का या फिर आधुनिक स्वरूप में ढालने का, ये भैया पियरे डी कुबर्टिन। ठीक है। भारत जो है पेरिस ओलंपिक यानी सेकेंड ओलंपिक, द्वितीय ओलंपिक जो पेरिस में हुआ था, वहां से भाग लिया था, है ना। यहाँ पे भारत के व्यक्तिगत रूप से खिलाड़ी गए थे जिनका नाम था नॉर्मन प्रिजार्ड। ठीक है भाई। और 2 पदक जीता था, खाली नहीं लौटा था। ठीक है भाई। इसके अलावा ओलंपिक में जो मसाल जलाने की आपका जो प्रथा चलता आ रहा है ना, मसाल जो जलाते हैं, प्रज्वलन करते हैं, तो ये जो मसाल की प्रथा है ये आपका 1928 जो कहाँ पे हुआ था? एम्स्टर्डम ओलंपिक में, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। इसी ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक मिला था, है ना। किस खेल में? हॉकी में। और इस हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? ये आपके एग्जाम में आ चुका है, तब से मैं भी इस फॉर्म में आपको बताना स्टार्ट किया था। तो ये जयपाल सिंह मुंडा साहब थे। अभी जयपाल सिंह मुंडा जो स्टेडियम है ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका झारखंड राज्य के अंदर स्थित है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। इनके अलावा हॉकी में 1928 से लेकर 1980 तक भारत कितने स्वर्ण पदक जीते? 8 स्वर्ण पदक जीते। अभी पिछले साल CGL मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, CGL मेंस या CHSL का एग्जाम था ना, CGL मेंस ही था, उसमें पूछा गया था कि भारत जो है आखिरी गोल्ड जो है हॉकी में कब जीता? तो आपका आंसर है दादा 1980। तो इस लाइन से स्पष्ट है कि 1928 से 1980 तक, मतलब उसके बाद जो है हॉकी में कोई गोल्ड नहीं मिला। पिछला ओलंपिक में हॉकी खेल के अंदर पदक मिले जरूर, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल मिला था, है ना, आपका गोल्ड नहीं मिला था। तो 8 ध्यान रखेंगे, 8 जीता है हॉकी के अंदर, और टोटल 10 ही गोल्ड है ओलंपिक में भारत को, है ना। एक अभिनव बिंद्रा और एक आपका जो है जो भाला फेंक से खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, और 8 जो है हॉकी के अंदर। तो
10 गोल्ड है। ओलंपिक में भारत को व्यक्तिगत पदक दिलाने की सिलसिला यहाँ से स्टार्ट होती है। जरा देख लीजिए कौन कौन व्यक्तिगत पदक जो है जीते पहली बार भारत के लिए, है ना। ओलंपिक में भारत को व्यक्तिगत पदक दिलाने वाले महारथी सबसे पहले 1952 में बने कौन, हेलेंसिकी ओलंपिक में केडी जाधव, है ना। देखिए ये स्वतंत्रता की बात हम कर रहे हैं, इससे पहले आपने देख ही लिया कि भाई, है ना, 1900 के ओलंपिक में भी पदक आया भारत को, लेकिन स्वतंत्रता की बात करते हैं कि व्यक्तिगत रूप से जो है कौन जीता, तो केडी यादव। इसके ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कुश्ती खेलते थे भाई साहब। इनके अलावा 2004 में एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी में मेजर राजवर्धन सिंह राठौर साहब, है ना, रजत पदक जीते। और 2008 में अभिनव बिंद्रा साहब बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक भारत को दिलाया। तो इस प्रकार से, है ना, रजत, ब्रॉन्ज और गोल्ड तीनों जो है व्यक्तिगत रूप से कौन जीते आपके सामने है। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने वाली पहली जो महिला बनी ये कर्णो मल्लेश्वरी, है ना, कर्णो मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में सिडनी में यह ओलंपिक हुआ था और वो सन था 2000 ईस्वी का, ठीक है। इसके अलावा 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में होगी। 2028 वाली जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। 2032 वाली ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगी और 2036 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का प्रस्ताव भारत के गुजरात में होना है। ओलंपिक खेल में टेनिस, अच्छा अब ये तो अभी आपने देखा कि व्यक्तिगत रूप से किसने पदक जीता। अब मैं ये बताता हूं कि किस खेल में पहली बार कौन आदमी पदक जीता, ठीक है भाई। ओलंपिक खेल में टेनिस में पहला पदक 96 में एटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस के द्वारा जीता गया। बैडमिंटन में पहला पदक साइना नेहवाल मैडम 2012 में जीती थी। भारत ओलंपिक में अब तक टोटल 35 पदक ही जीते हैं, ठीक है भाई। भारत को पहला ओलंपिक पदक नॉर्मन प्रिजार्ड ने 200 मीटर में रजत पदक दिलाया था दौड़ में, और 200 मीटर हर्डल रेस में भी नॉर्मन प्रिजार्ड ने रजत दिलाया था, यानी 2 पदक मिले थे, दोनों सिल्वर मिले थे पहले वाले ओलंपिक के अंदर। लेकिन आपसे व्यक्तिगत जब भी पूछता है तो स्वतंत्रता की बात करता है, क्योंकि ऑप्शन में नॉर्मन प्रिजार्ड होते ही नहीं है, समझ रहे हैं आप, है ना। इसके अलावा अब तक जो है कितने महिला है जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीती है, एक से एक बात बताऊंगा। जहां तक एग्जामिनर सोच भी नहीं सकता उससे पहले सोच को आपके दे दूंगा। बस आप लोगों का जो है साथ चाहिए, पूरी वीडियो देखा कीजिए, कौन सी बात कभी एग्जाम में आ जाए कोई ठीक नहीं है, ठीक है भाई। तो पूरी बात सुना कीजिए, आपका टाइम पास बिल्कुल नहीं होगा। 1 घंटे में जितना मैं पढ़ा के दूंगा आप खुद से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है 6 से 7 घंटे, और इतनी फैक्ट कलेक्शन करने में ही आपको जो है बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो टाइम पास वाली बिल्कुल मन में संकोच नहीं रखिएगा, आपके टाइम का जो है पूरा वैल्यू हम समझते हैं। अब 7 भारतीय जो है अब तक का वो जो है ओलंपिक में पदक जीत चुकी हैं। ये 7 भारतीय कर्णो मल्लेश्वरी मैडम 2000 में जीती थी, साइना नेहवाल 2012 में, मैरी कॉम, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन। तो ये 7 वो महिला हैं जो ओलंपिक पदक जीत चुकी हैं भारत के लिए, ठीक है भाई। इसके अलावा जो पीवी सिंधु है ये ऐसी महिला है कि ओलंपिक में 2 पदक जीती है ना, कि भाई इस साल भी जीत लिया और अगला ओलंपिक में भी जीत, लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली कौन बनी, पीवी सिंधु बनी है। पिछले में भी जीता था, 2020 वाले में भी जीत लिया, बाद में कि सभी महिला ने 1-1 पदक जीती है। इसीलिए 7 महिला 8 ही पदक प्राप्त कर चुकी है अब तक ओलंपिक के अंदर। इसके अलावा एकमात्र महिला जो 2 ओलंपिक में लगातार पदक जीती बताई थी, पीवी सिंधु, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। इनके अलावा 2023 में जीआई टैग से सम्मानित बेम्बिका क्या है, बेम्बिका है ना, खाद्य पदार्थ का नाम है, अब मैं बता दिया। लेकिन आपको अगर पहली बार सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये कोई डांस वांस का नाम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक खाद्य पदार्थ है। यह गोवा का प्रमुख बेकरी उद्योग, एक प्रकार का मिठाई है ना, बेम्बिका। इसे जो है 2023 में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। मैंने आपको बता दिया है कि जीआई टैग के लिए पंजीयन करने वाली संस्था इंडिया के किस शहर में है, तो भैया चेन्नई में है। एक एक बात ध्यान रखेंगे, जीआई टैग जो है अगर किसी चीज को मिल जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्षेत्र में भी उनको जो है एक नया पहचान मिलता है, साथ ही साथ एक अपना नाम हो जाता है, ब्रांड बन जाता है, मोटे मोटे में तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात, अगर जीआई टैग मिल गया है तो 10 साल के लिए वैलिडिटी रहती है, ठीक है भाई। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो बेम्बिका गोवा की प्रमुख मिठाई है, इसे गोवा में मिठाइयों की रानी के नाम से जानते हैं, है ना। इनके अलावा गोवा के अन्य प्रमुख प्रोडक्ट में जैसे जिन्हें जीआई टैग मिला है, जैसे खोला मिर्ची, चिली लिखा है यहाँ पे, है ना। वो चिकन चिल्ली होता है, वो वाला चिल्ली नहीं है, ये मिर्ची वाला है चिली, खोला मिर्ची। फेनी मैं पहले भी आपको बता रखा हूं, फेनी जो है तारी के जैसा पेय पदार्थ होते हैं जो लोग गोवा में इस्तेमाल करते हैं। मालकुराद आम, कर्नल काजू, हर्मल चिली, ये भी मिर्ची है। गोवा खाजे, देखिए बिहार में भी खाजा होता है। खाजा इस प्रकार का एक मिठाई होता है, इस प्रकार का, है ना, मैदा से बने रहते हैं, इस प्रकार का। गोवा में भी एक खाजा है जिनका नाम ही है गोवा खाजे, तो इनको भी जीआई टैग दिया गया है। और बिहार सब में जो होता है ना, सिलाव खाजा होता है, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा
गोवा के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना जरूरी है, यहाँ से आए दिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है आता रहता है। गोवा को जो है सबसे अंत में पुर्तगाली के चंगुल से आज़ाद कराया गया था 1961 में। कहाँ 1947 और कहाँ 1961, आप समझ सकते हैं। आज़ादी के इतने दिन बाद तक भी गोवा जो है दूसरे के अधीन रहा था। 1961 में इसे आज़ाद करके, है ना, हमने एक 12वां संविधान संशोधन किया था, अमेंडमेंट किया था, और इसके तहत गोवा को यूटी का दर्जा दिया गया था 1962 में। ठीक है, पुनः क्या हुआ कि गोवा को, है ना, 1987 में 56वां संविधान संशोधन के द्वारा एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जैसे कि आज आप वर्तमान गोवा को देखते हैं। गोवा सभी तटीय राज्यों में महाराष्ट्र के जस्ट नीचे, और महाराष्ट्र के जस्ट नीचे यहाँ पे ये महाराष्ट्र बरकुसा और छोटकुसा गोवा, यहाँ पे गोवा है। गोवा के तट को हम कोंकण तट कह देते हैं, और गोवा में हम कोंकणी भाषा बोलते हैं ना। गोवा में कौन सी भाषा बोलते हैं? कोंकणी भाषा हम बोलते हैं। ठीक है भाई, ये सब ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा जो ये चीज जो मैं बताया आपको संविधान संशोधन वाला कि गोवा कैसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया, यही चीज यहाँ पे लाइन में लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से सीधे निकलता हूँ। दूसरी बात कि जो भी तटीय राज्य है, हमारे तटीय राज्य कितने हैं? तो 9 है। इधर 9 है, इधर आपका आंध्र प्रदेश, है ना, इधर आपका आंध्र प्रदेश, इधर आपका उड़ीसा, इधर आपका पश्चिम बंगाल। 3 को छोड़ के बाद 5 को है इस पश्चिमी घाट के है, और एगो बीच भी शेप पे यानी तमिलनाडु है। तो 5 अच्छे 6 और 3 इधर से 9, तो 9 है तटीय राज्य, है ना। तो गोवा जो है सबसे छोटू तटीय राज्य है। सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? गुजरात है। सेकेंड सबसे लार्जेस्ट तटीय राज्य वाला जो स्टेट है वो कौन सा भैया? आंध्र प्रदेश है। सभी को ध्यान में रखेंगे, है ना। इसके अलावा गोवा में एक अभी नदी पूछा था आपका, जुआरी नदी, है ना, कि भाई जुआरी नदी कौन है? गैम्बलर वाला नहीं, ये जुआरी नदी का नाम है। ये कहाँ पे है? गोवा के अंदर है। आपने मर्मागुबा बंदरगाह का नाम सुना होगा, ये इन्हीं नदी के किनारे स्थित है ना, है ना। ये जो है आसपास ही है, ये नदी जुआरी नदी के पास ही है मर्मागुबा, और यहाँ से जो है आपका आयरन का जो ओर होता है इनका ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है भाई, ध्यान रहेगी। इनके अलावा प्रसिद्ध रामपुर घराने के संस्थापक कौन है? देखिए, घराने से ना एक दिन मैं पढ़ा ही दिया हूं, हालांकि आप लोग याद रखते हैं कि नहीं रखते हैं, और या फिर देखते हैं नहीं देखते हैं अलग बात है। मैंने आपको घराना का सारा डिटेल दे दिया हूं। कोई भी घराना पूछेगा, कलाकार पूछेगा, तो बहुत ज़्यादा चांस बनता है कि आपके कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो रामपुर घराने के संस्थापक उस्ताद इनायत खान है। उस्ताद इनायत खान है। मेवाती घराने की स्थापना इंदौर के, है ना, घग्गे नजीर खान ने करवाया था। उस्ताद वाहिद खान ने की थी। घग्गे नजीर खान और वाहिद खान दोनों का नाम आता है आपका कहाँ पे? है ना, मेवाती घराने में। और ये वाहिद खान साहब का नाम जो है आपका और किस घराने में आएगा? तो किराना घराना में भी आएगा। ठीक है, तो किराना घराना में वाहिद खान 2 बार है, मतलब मेवाती में और किराना में। ठीक है भाई, संस्थापक हो गए ये। पंडित जसराज इसी घराने से थे, यानी मेवाती घराने से। मोतीराम, पंडित मनीराम, संजीव अभियंकर, सजीव अभियंकर एक्चुअली, तो ये संजीवी है, सही है, संजीवी है। तो ये सभी के सभी मेवाती घराने से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। किराना घराने में आएंगे तो अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान, ये दोनों संस्थापकों में आ जाते हैं। इस घराने के प्रमुख कलाकार में आएंगे पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, सवाई गंधर्व, सुरेश बाबू माने, प्रभा अत्रे जिनका अभी निधन हो गया, है ना, मणिक वर्मा और सुरेश बाबू माने। ठीक है, 2 बार लिखा गया। तो ये जो है आपके किराना घराना से जो है संबंधित है। अब आते हैं ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना के संस्थापक हस्सू खान, हद्दू खान और नत्थू खान, ये तीनों है ना। इनके अलावा ओंकार नाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास, विष्णु दिगंबर पुलुस्कर, रघुपति राघव राजाराम। ठीक है भैया, तो ये सभी के सभी जो है ग्वालियर घराने से संबंधित है। इनके अलावा आगरा घराना के संस्थापक हाजी सुजान खान, उस्ताद फैयाज खान, हाजी सुजान खान, फैयाज खान, उस्ताद घग्गे खुदा बख्श, है ना, लताफत हुसैन खान, दिनकर कांकनी, ये सभी के सभी आपके आगरा घराने में आ जाते हैं। इनके अलावा बनारस घराना, बनारस घराना जो है ये पंडित राम सहाय संस्थापक हैं बनारस घराने के। शंभू समीर, गोपाल मिश्रा, हनुमान प्रसाद मिश्रा, नारायण विनायक, ये सभी के सभी आपके बनारस घराने में आ जाएंगे, है ना। किस घराने में आ जाएंगे? बनारस घराने में आ जाएंगे। काफ़ी हद तक पंडित रविशंकर का नाम भी बनारस घराने से जोड़े जाते हैं। इनके अलावा जो आपका ये बिरजू महाराज है कथक के, वो लखनऊ घराने से संबंधित है, जो मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ, ध्यान रखिएगा। रामपुर घराना के संस्थापक उस्ताद इनायत खान। अन्य कलाकार की बात करेंगे तो गुलाम मुस्तफ़ा खान, उस्ताद निसार खान, उस्ताद राशिद खान, जो जिनकी अभी अभी निधन हो गया, और इनका मैं गाना भी आपको सुना चुका हूँ। चलते हैं आगे। पटियाला घराना के संस्थापक फतेह अली खान और उस्ताद अली बख्श खान। ठीक है भाई, ये दोनों हैं पटियाला घराना के संस्थापकों में से। बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने के हैं, और जय चक्रवर्ती, रजा अली खान, बेगम अख्तर, ये सब जो है पटियाला घराने से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, इनके अलावा
रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? देखिए जो है ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बनेगा आने वाले समय में। जैसे आपसे पूछा जाता है कि भाई हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था, तो आप कहते हो भाई 2350 BC से 1750 BC के मध्य में हुआ था। ऐसे ऑथेंटिक एक ही ईस्वी नहीं है कि 2032 में हुआ था, ऐसा नहीं है, वो एक अनुमान ही है ना। तो ऐसे ही जो है रेशम की बनाने की तकनीक भी एकदम एग्जैक्ट कोई नहीं बताएगा कि हाँ आज से 759 साल पहले हुआ, ऐसा नहीं। 7000 वर्ष पहले लगभग, जो भी इसके आसपास के ऑप्शन रहेंगे आपको आंसर टिक करना होगा। देखिए रेशम से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। सबसे पहले तो निम्नलिखित में से कौन से एक रेशम का प्रकार नहीं है, तो प्रकार जानोगे तब ना जवाब दोगे। दूसरा पूछा जाता है कि रेशम के जो कीड़े होते हैं उसको पालने को क्या कहते हैं वैज्ञानिक रूप में, तो उसे सेरीकल्चर कहते हैं। तीसरे होते हैं कि शहतूत के पत्ते पे किस चीज की खेती होती है। चौथा होता है भारत में सिल्क मार्क की खोज किसने किया है। पांचवा रेशम के जो उत्पाद हैं उनको जीआई टैग कहां कहां से मिला है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन इसमें। इसके बाद आपसे पूछता है कि रेशम के उत्पादन की चरण क्या होते हैं। जैसे आपका पहले एग होता है, फिर आपका जो है कैटरपिलर बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर उससे जो है रेशम निकलता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये छोटा चीज ना समझे, है ना, ये काम की चीज है जो आपकी एग्जाम में आएंगे। तो ये 7000 ईस्वी पूर्व हो गया भैया, या है ना। रेशम सूत निकालने की जीवन चक्र जो है ये आपका पहले एग होता है, फिर कैटरपिलर होता है, फिर प्यूपा होता है, फिर मोथ होता है। ठीक है, इससे जो है ये रेशम की 4 आपका जो है स्टेज है जहां से रेशम इससे प्राप्त होता है। रेशम की जो कीड़े होते हैं वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बाहर एक कवच का निर्माण कर लेते हैं। जैसे आप गांव घर में देखे होंगे या फिर गांव घर के घर में भी देखे होंगे कि दीवार के ऊपर एक कीड़ा जो है मिट्टी का जो है एक थोड़ा सा घोंसला टाइप का बना लेता है, उसके अंदर एक कीड़ा छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो वैसे ही रेशम अपने ऊपर जो है प्रोड्यूस कर लेता है जाली के जैसा, जिसे कोकून कहते हैं। अंदर वो रेशम का कीड़ा सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो ये कोकून का निर्माण कर लेता है ना। और भारत में कई प्रकार के रेशम की खेती होती है। जैसे आपका सहतूती होता है, या सहतूती समझिएगा, सहतूत वाला, तसर होता है, मूंगा होता है, एरी होता है। ये सभी के सभी रेशम के प्रकार है। जैसे कॉफी का प्रकार भी इंडिया में पूछता है ना, अरेबिका वगैरह। ठीक है, उसी प्रकार से रेशम का प्रकार भी पूछता है। कोई भी बात हवा में नहीं करेंगे, कोई भी बात फालतू की नहीं करेंगे। ठीक है, रेशम के उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है ना। इनके अलावा रेशम की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहां पे हुआ था, तो चाइना के अंदर आज से लगभग 700 वर्ष पहले खोजी गई थी। भारत में सिल्क मार्क की खोज किसने किया था, तो कनिष्क ने किया था। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। और एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किस वंश के शासकों ने गंगा को देखा, है ना, तो चोल वंश के शासक सबसे पहले गंगा को देखा था। ठीक है भाई, तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा किसी कोने में। इसके अलावा वर्तमान में रेशम की सबसे अधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे अधिक रेशम की खेती होती है। अब ऐसा नहीं कि खाली रेशम कर्नाटक में होता है, रेशम यूपी में भी होता है, बनारस में होता है यूपी में, है ना। यूपी के बनारस में रेशम की होती है पालन। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, बनारस में उत्पाद होती है रेशम की, है ना। इसके अलावा भारत में रेशम की जो बात करेंगे तो कर्नाटक के बाद सबसे पहले वर्ल्ड स्तर पे देख लेते हैं, तो भारत दुनिया में अभी दूसरा सबसे ज्यादा रेशम के जो है उत्पादक है, और उपभोक्ता भी। उत्पादक प्लस उपभोक्ता दोनों है, बनाते भी हैं और उसका यूज भी करते हैं, दोनों में दूसरा। उपभोक्ता में पहला स्थान है, माफ कीजिएगा एक सेकेंड, पहले देखिए, फर्स्ट स्थान पे आपका चाइना है दुनिया के अंदर रेशम उत्पादन में, और भारत क्या है, सेकेंड स्थान पे है इंडिया रेशम के उत्पादन में, और उपभोक्ता के मामले में पहला स्थान पे, मतलब है ना, उत्पादन करता है चाइना के बाद लेकिन खर्च करता है सबसे ज्यादा। ठीक है भाई, समझ रहे हैं, तो ये हो गया। इनके अलावा भारत में सहतूती रेशम का उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल में किया जाता है। वहीं जो गैर सहतूती रेशम है ना, उसका उत्पादन आपके पूर्वोत्तर भारत सहित छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ सब झारखंड, इस सब में भी होता है, और पूर्वोत्तर भारत असम वगैरह में भी होता है। ठीक है, एरी वगैरह ये सब का। ठीक है, और जो सहतूती वाला है ना, ये आपका हो जाता है कहाँ पे, तो ये हो जाता है आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जो उस साइड है, दक्षिणी साइड। ठीक है, इसके अलावा कच्छेथेबू द्वीप भारत के किस देश में स्थित है, भारत और किस देश के बीच स्थित है कच्छेथेबू, इसको इसका इस प्रकार से नाम है, च छ संयुक्त अयकार थयेकार और बहरसूकार। कच्छेथेबू द्वीप भारत और किस देश के बीच स्थित है, नाम से स्पष्ट है कि तमिल के शब्द जैसा लग रहा है, तो आप बता दोगे कि श्रीलंका के बीच में होगा। ठीक है, जाफना प्रायद्वीप और एलिफेंटा पास ये भी कहाँ पे है, तो ये दोनों के दोनों जो है श्रीलंका में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध है, तो पाक जल डमरू मध है। मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी में डुगोंग संरक्षण केंद्र है इंडिया का, तो ध्यान रखेंगे
डुगोंग मतलब समुद्री गाय, गेंडा के जैसा एक प्राणी जो शाकाहारी होता है और घास फूस खा के अपना जीवन चलाता है, काफी हैवी होता है। इनके अलावा राम सेतु भी जो है एक बाउंड्री का निर्माण करता है भारत और श्रीलंका के बीच, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। श्रीलंका के आधिकारिक भाषा की बात करेंगे तो सिंहली और तमिल होता है। श्रीलंका में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो कंडियान होता है। हालांकि शास्त्रीय नृत्य कहना सही नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं कि बहुत ही वैल्यूएबल नृत्य है, इसीलिए मैं यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य लिख दिया हूँ वहाँ का, तो कैंडियान है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, एक नृत्यांगना का नाम आपसे पूछा गया होगा कई बार एग्जाम में, वजीरा चित्रसेना, है ना, तो नाम से ही लग रहा है कि श्रीलंकन होगी, तो श्रीलंका की थी। बाद बाकी जैकलिन फर्नांडिस को भी आप जानते होंगे, है ना। भारत में सबसे लंबी 4 स्थलीय सीमा वाला देश, एक सेकेंड, हाँ, सबसे लंबा 4 स्थलीय सीमा वाला देश, वैसे तो 7 है स्थलीय सीमा वाला, लेकिन मैं क्रम के हिसाब से यानी अवरोही क्रम में बताया हूं कि सबसे लंबा सीमा भारत का किस किस देश के साथ लगती है। तो टॉप पे आता है बांग्लादेश 4096 से अधिक किलोमीटर, दूसरे स्थान पे आता है चाइना, तीसरे स्थान पे पाकू और चौथा स्थान पे नेपाल आता है। तो ये 4 वो देश हैं जिससे जो है स्थलीय सीमा लंबी लंबी लगती है। सबसे लंबी बांग्लादेश से और सबसे छोटू अफगानिस्तान से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 बताया, ध्यान रखें। इनके अलावा भारत की कुल भूमि की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, अगर पूरा बात कर ले पूरे भारत के, है ना, तो तट की लंबाई हो जाएगी 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, पहले 15,000, इसी चीज को कहीं कहीं 15,200 किलोमीटर भी लिखा रहता है। ठीक है भाई, इसके अलावा भारत की सीमा 7 स्थलीय देश तथा 2 जलीय देश से लगती है। हालांकि इंडोनेशिया को भी आप पकड़ सकते हो, तो 3 भी कर सकते हो जलीय देश, लेकिन आज तक जो आंसर माना है आयोग ने 2 ही माना है, एक मालदीव को, एक श्रीलंका को। ठीक है, तो 2 जलीय देश और 7 जो है स्थलीय देश। भारतीय समुद्र की तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है ना। तटरेखा पर सबसे बड़ी तटरेखा गुजरात की है, दूसरी सबसे बड़ी तटरेखा आंध्र प्रदेश की है। इस तटरेखा में राज्य जो लिखा है कि भाई भारतीय समुद्र की तटरेखा की लंबाई, तो इसमें जो है आपका यूटी भी शामिल है, अगर और जलीय क्षेत्र भी शामिल है। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले कि भाई भारत के मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी, तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। अब इसमें कौन 2 टच में नहीं आया, तो एक आपका केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप नहीं आया और एक अंडमान निकोबार नहीं आया, क्योंकि ये जो है जल में स्थित द्वीप है, न कि जो है लैंडलॉक्ड है। ठीक है भाई, ये जो है आपके, है ना, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है और अरब सागर में लक्षद्वीप है। तो इन दोनों को जो तट है इनको अगर छोड़ दिया जाए तो मुख्य भूमि से मात्र 6100 किलोमीटर है। अगर इन दोनों को भी पकड़ लिया जाए तो तट की लंबाई टोटल 7516.6 किलोमीटर है। और भारतीय भूभाग के टोटल जो सीमा है ये आपका है 15,106.7 किलोमीटर सीमा की लंबाई। ठीक है भाई, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा राज्यों में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो स्टेट है, जो राज्य है, उसमें सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य की है, तो पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इंडिया के अंदर। दूसरा स्थान पे आता है आपका राजस्थान, ये पाकिस्तान वगैरह से लगता है। इसका दूसरा सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नागालैंड की। ठीक है भाई, नागालैंड की, ममियाना म्यांमार से लगता होगा ये। ठीक है, तो सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नागालैंड की है, मात्र 125 किलोमीटर की। तब कहोगे सर 106 किलोमीटर तो आप अफगानिस्तान के साथ बताए थे, लद्दाख। हाँ भाई, सही बताया था भाई, लेकिन लद्दाख क्या है, स्टेट तो नहीं है ना। लद्दाख अब क्वेश्चन बदल गया है, समय बदलने के साथ आंसर सब बदलता है भाई। लद्दाख अब यूटी बन गया है। तो अब ये 106 वाला जो आप पहले समझते थे कि इंडिया के भूभाग में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा सबसे छोटी है, तब तो लद्दाख आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि इंडिया की किस राज्य की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तब आपको जो है अफगानिस्तान वाला 106 न टिक करते हुए नागालैंड वाला 125 टिक करना हो, क्योंकि यहाँ पे राज्य की बात कर रहा है ना कि यूटी का बात कर रहा है। तो समझना होगा लैंग्वेज को भी। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ 3 देशों की सीमा लगती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये 3 देश आपके सामने हैं, अफगानिस्तान है, पाकू है और चीन है। ठीक है, इनके अलावा भारत और पाकू के बीच कौन सा सीमा रेखा, रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। भारत और पाकू के बीच जो आपका युद्ध विराम क्षेत्र है ये क्या है भाई, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना। और एक आपका भारत और चीन के बीच LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग कितनी प्रतिशत वृद्धि करना था, पहली बार सुन रहे हैं ना। हाँ, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया वो रखा गया भैया 25%। कितना, 25% रखा गया। ठीक है ना, 25% रखा गया था दूसरे पंचवर्षीय योजना। हाँ सही सुन रहे हैं, दूसरे पंचवर्षीय योजना में ही रखा गया था। ठीक है,
पंचवर्षीय योजना जो है ये किस देश की देन है, तो आप कहोगे भाई ये रूस की देन है, स्टालिन की देन है। इसके अलावा भारत में कुल कितने पंचवर्षीय योजना को क्रिएट किया गया, तो 12। अंतिम जो 12वां योजना था इसकी अवधि क्या थी, तो 2012 से 2017 के लिए बनाया गया था, लेकिन बीच में बनाने वाली संस्था ही जो है गायब हो गई, यानी उसके जगह पे रिप्लेसमेंट में आ गया कौन भैया, नीति आयोग। ठीक है, इसके अलावा पंडित नेहरू के कथन के अनुसार पंचवर्षीय योजना वांछित लक्ष्य के प्रति एक सतत आंदोलन होती है। यह कथन नेहरू साहब ने तीसरे पंचवर्षीय योजना में दिया था। आपको एक बात और बता दूं, पंडित नेहरू ने भारत में पीएसयू कंपनी को, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी होती है, इस आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ठीक है भाई, आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो ये दोनों बात जो है नेहरू जी के हैं, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू अब आ ही गए हैं तो और भी क्वेश्चन इनसे बता दूं आपको। पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक क्वेश्चन और आता है कि भैया लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो भी जेएल नेहरू ने किया था, जहां पे पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। इसके अलावा देश में पहली बार आजादी के पश्चात लाल किले के लाहौरी गेट के प्रांगण से झंडा फहराने का काम कौन किया था, तो पंडित नेहरू ने किया था। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पास किसने किया था, तो पंडित नेहरू ने किया था। इसके अलावा 1930 में पहली बार 26 जनवरी को, है ना, स्वतंत्रता दिवस के जैसा, है ना, मनाते हुए किसने झंडा फहराया था, तो पंडित नेहरू ने फहराया था। तो इतने क्वेश्चन आपके। अच्छा, एक क्वेश्चन और, सबसे पहले जो चोल वंश से संबंधित सेंगोल है, जिसे आधुनिक आपका जो रखा गया है संसद भवन में, तो वो सेंगोल सबसे पहले किस प्रधानमंत्री को सौंपा गया, तो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही आंसर होगा। ठीक है, तो इतनी जरूर ध्यान रखेंगे। आप जोड़ते चले जाएंगे, इस प्रकार से लिंक करके पढ़ने का अपना एक अलग ही मजा है। आप सीख लिए तो फिर समझते हैं क्या होगा, कभी नहीं भूलोगे जब तक जिंदगी रहेगा। और बहुत सारे चीज आपको कम समय में जो है समझा जाता है। ठीक है, जैसे पर्स में आप 100 का नोट अलग, 200 का नोट अलग, 500 का अलग रखते हो ना भाई, कि भाई ये बड़ा दिख रहा है, छोटा अच्छा दिखेगा, वैसे ही ये चीज है। एक जैसे क्वेश्चन को एक साथ में रखेंगे और एक ही जगह बात कर लेंगे तो काफी इजी हो जाता है समझना चीजों को। इनके अलावा पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुआ था और पहली जो अवधि है 1951 से 56 पहला जो मॉडल था हेराल्ड डोमार मॉडल था, है ना, तथा यह पंचवर्षीय योजना बहुत सफल रहा था, लक्ष्य से काफी आगे निकला था। इनके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 56 से 61 रहा था। पीसी पर्सनल कंप्यूटर नहीं, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है भैया, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था, यानी पीसी महालनोबिस। इस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई ब्रिटेन, जर्मनी और रूस के सहयोग से लगाया गया था। इसमें ना कोई जो आपका फैक्ट्रियां लगाई गई। इस योजना में कोयला उत्पादन के वृद्धि के अतिरिक्त रेलवे लाइनों को शामिल करना था, है ना। इसके अलावा होमी जहांगीर भाभा द्वारा परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले प्रमुख थे, इसी में हुआ था कि स्थापना 1957 में हुआ था। इसके अलावा जो आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर की स्थापना भी इस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। इसी के नीचे में एंटीडोट दे दिया हूं ताकि आपके जो है बीच न घुल जाए कि भाई इसका तो 1907 में स्थापना हुआ था। तो ये जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ था, ये एक अलग बात करता है। और ये वाला जो है फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना जो है सेकेंड पंचवर्षीय योजना के रिलेशन में अगर आपसे पूछता है तो सेकेंड वाला बताना है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। इनके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना के विकास लक्ष्य 4.5 रखा गया था, लेकिन 4.27 लगभग प्राप्त हुई, यानी लगभग जो है इतना अच्छा भी नहीं और इतना खराब भी नहीं कह सकते हैं। योजना अवकाश के काल जो होते हैं 1966 से 1969 के काल को हम योजना अवकाश के काल को कहते हैं। ठीक है भाई, इस साल के दौरान जो है 3 साल में 3 बार वार्षिक योजना बनाई गई, न कि पंचवर्षीय योजना बनी थी। 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में 2 वार्षिक योजना और चलाए गए, है ना, 1990 और 1992 के बीच। ठीक है, तो दो जो है वार्षिक योजना कब से चला है, तो 2 बार चला है। कब? 1990 से 92 के बीच, 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच, यानी 7वीं समाप्त करके 8वीं से पहले 2 बार। ठीक है, और ये जो है 66 से 69 तीसरी समाप्त करके चौथी से पहले 3 बार। ठीक है, तो तीसरी और चौथी हो जाएगा अगर इस लैंग्वेज में पूछेगा तो। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है भाई, पहला, दूसरा, तीसरा में प्रधानमंत्री, हालांकि तीसरा में जो है दूसरे आदमी भी आ गए। एक सेकेंड, 1951 से 1956, 56 से 61, 61 से, हाँ सही है, तीसरा में जो है दूसरे भी आएंगे। इनके अलावा 56, 11, 61 सही है भाई। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना पहले पंचवर्षीय योजना में ही होगा, है ना। देखिए यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज ना हो इसलिए फिर से बता देता हूँ एक चीज। देखिए कोई भी आदमी मान लीजिए
कि 1872 में आपका लॉर्ड मेयो था गद्दी पर। तो भाई 1872 तो 1 घंटे की समय तो होती नहीं है, ये पूरे होती है आपका 12 महीना, 12 गुने 365 है ना, 12 महीना 12 गुने 30 करना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, फिर 365 गुने 24, इतने घंटे की होती है 1 साल। ठीक है, तो भाई इसमें क्या होती है कि पूरे के पूरे साल कोई नहीं भी रहता, 1 साल में 2 आदमी आ जाते हैं। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला, दूसरा और तीसरा पंचवर्षीय योजना में भी रहा, तो तीसरा पंचवर्षीय योजना में दूसरे आदमी भी आए। ठीक है ना। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 5 आईआईटी की स्थापना की गई थी। इसी पंचवर्षीय योजना में हीराकुंड परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नंगल डैम, ये सभी की जो है स्थापना करी गई थी। पहली वाली की बात हो रही है। 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच को जो आपका जो रोलिंग प्लान है वो 5वीं और 6ठी के बीच लाया गया था। अब ये रोलिंग प्लान क्या है, अभी आपने देखा 3 बार वार्षिक 66 से 69 बना, फिर 90 से 92 एक साल के लिए 2 बार बना, फिर ये भाई रोलिंग प्लान कौन सी बला है। तो ये क्या है कि आप जानते हैं कि केंद्र में पहली बार सरकार 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और इस सरकार में पीएम बने मोरारजी देसाई साहब। तो क्या होता है कि जो कांग्रेस की योजना चल रही थी उसको ब्रेक करके इन्होंने दूसरा योजना रोलिंग प्लान की अवधारणा दे दिया, लेकिन फिर से तख्ता पलट हो गया और 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार बन गई और फिर से जो है आपका क्या हो गया, इंदिरा गांधी सही नहीं है, 1980 में फिर से जो है आपका कांग्रेस की सरकार बन गई और जो सरकार बनी तो फिर से जो है इसे ब्रेक कर दिया, है ना। हालांकि ये 78 से 83 तक रखा गया था, लेकिन इसे 80 में ब्रेक करके फिर से नया योजना बनाया गया। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे, इसे रोलिंग प्लान कहा जाता है कि जनता पार्टी की सरकार में आया था। डायरेक्ट पूछता है किस सरकार में आया था या फिर किस प्रधानमंत्री के काल में, तो मोरारजी देसाई। इनके अलावा भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ये 2 प्रमुख युद्ध हुआ। एक और युद्ध हुआ प्रमुख 1971 में भारत और पाकू के साथ, ये हुआ था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इंदिरा गांधी के समय यह हुआ था। इसके अलावा 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन। देखिए गरीबी वाला मैंने आपको आज यहाँ पे इकट्ठा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 3 जगह उद्देश्य में शामिल किया गया है, तो खाली 5वीं पंचवर्षीय योजना ही रट के एग्जाम में नहीं जाना है। कभी मन घूमेगा एग्जामिनर का तो आपको दूसरा भी पूछ देगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। 6ठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। देखिए दूसरा जो मतलब और के बाद जो चीज है वो बदल देता है योजना का टाइम। ठीक है भाई, 5वीं में गरीबी उन्मूलन के साथ साथ आत्मनिर्भरता, 6ठी में गरीबी उन्मूलन के साथ साथ रोजगार और 10वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना तथा आगामी 10 साल में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, जो आगामी 10 या 100 साल में भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका ध्यान रखना है 3 जगह, है ना, गरीबी वाला। शाह कुली खान का मकबरा कहाँ स्थित है? शाह कुली खान का मकबरा हरियाणा में स्थित है ना। शाह कुली खान का मकबरा हरियाणा में स्थित है। पंजाब के पटियाला में शीश महल स्थित है और एक वो शीश महल मैंने आपको बताया था कि आगरा के किला में भी स्थित है। तो दोनों बात अलग अलग है, एक मुगल कालीन नमूना है और ये जो है आपका महाराजा नरेंद्र सिंह ने इसकी मतलब बनवाया था। कौन सा शीश महल? पटियाला वाला जो पंजाब में है। पटियाला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है खेल संस्थान भी है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे पटियाला के अंदर। ठीक है भाई, इनके अलावा आगरा का किला की जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था, के अंदर एक शीश महल है, उस शीश महल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, इसे हमाम कहा जाता था, मुगल कालीन हमाम, है ना। इनके अलावा प्रसिद्ध पत्थर की मस्जिद कहां पे है? तो ये पटना के अंदर है। इसकी निर्माण जो है परवेज ने किया था, परवेज। ठीक है भाई, मुगल राजकुमार। इसके अलावा एतमदुल्ला का मकबरा, है ना, एतमदुल्ला, देखिए मैं इसका प्रोनाउंस सही से नहीं कर पाता हूं, एतमदुल्ला का मकबरा, है ना, यह आगरा में स्थित है और इसका निर्माण जो है ना, सलीम की पत्नी, हालांकि सलीम की जो है पूर्णतः पत्नी नहीं बनी, पहले दूसरे से शादी किया था, फिर सलीम से शादी किया था नूरजहां ने, जिसका ओरिजिनल नाम मेहरुनिसा था। ठीक है ना, तो हालांकि फिर तो उनकी पत्नी हुई ना, है ना। तो वो जो है पूर्णतः संगमरमर से एक मकबरा का मेड करवाया जिसका नाम है एतमदुल्ला का मकबरा। वो नूरजहां ने अपने पिता ग्यास बेग के सम्मान में करवाया था। ठीक है, यह आगरा में स्थित है। इसके अलावा नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था, यह भी एग्जाम में पहले आता था, अब नहीं पूछता है। मेहरुनिसा की शादी बाद में सलीम से हुआ, सलीम मतलब जहांगीर से। इनके अलावा गुरु गोविंद सिंह की समाधि ये महाराष्ट्र के नांदेड़ में है और गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल पटना साहिब, बिहार पटना में। ठीक है, इल्तुतमिश का मकबरा ये दिल्ली में स्थित है, इल्तुतमिश खुदे बनवाया है। ठीक है भैया, ध्यान रहे। इनके अलावा
भारतीय संविधान के भाग 7 के किस अनुच्छेद को अब निश्चित कर दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 238 है, भाग 7 के अंतर्गत आती है। अब यह एप्लीकेबल नहीं होता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 238 को निरस्त कर दिया है और 7वां संविधान संशोधन के द्वारा ही एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों में एट अ टाइम राज्यपाल के रूप में सेवा देने के लिए जो है बात करी गई है। ठीक है भाई, यह आपका भारतीय संविधान के 22 भाग है जो 25 भागों में विभक्त है। हालांकि इसकी बात जो है हमने परसों के वीडियो में भी कर लिया था, तो आइए रिपीट कर लेते हैं। संविधान के 1 में जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक को देखते हैं। नागरिकता जो है 5 से 11 तक को देखते हैं। नागरिकता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कौन सी नागरिकता हमें प्राप्त है? एकल नागरिकता, सिंगल वाली प्राप्त है। इसके अलावा जो आपका ये है मौलिक अधिकार काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके एग्जाम में। फंडामेंटल राइट, इसे भाग 3 में रखा गया है। अनुच्छेद 12 से 35 देखते हैं। यूएसए के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने होते थे? 7 होते थे। 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार कहां पे है? आर्टिकल 300 के ए में है। कौन से अधिकार के रूप में अब हम जानते हैं? विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के रूप में जानते हैं। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार विषम परिस्थिति में परिवर्तनीय है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 और 21 जो है ये परिवर्तित नहीं होता है किसी भी परिस्थिति में। ठीक है भाई, इनके अलावा राज्य में जो डीपीएसपी है ये 36 से 51 के बीच में वर्णित है। इसका उद्देश्य पूछता है तो आप बताइएगा कि यह कल्याणकारी राज्य बनाने की अवधारणा को तय करता है या कल्याणकारी राज्य बनाने हेतु अग्रसर रहता है या फिर राज्यों को कल्याणकारी बनाने के लिए कार्य करता है, कुछ भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा ये कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ना। ये जो है किसी भी सूरत में चेंजेबल नहीं है, ये फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। इनके अलावा इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं, गांधीवादी, समाजवादी और उदार बौद्धिक, जिसके बारे में मैं एक एक डिटेल दे चुका हूं। अब इसकी आर्टिकल की बात करेंगे, कुछ इंपोर्टेंट, जैसे 50 है ये कार्यपालिका से न्यायपालिका को भिन्न करते हैं। 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। 49 है लोकहित के जगहों या मतलब जो भी बिल्डिंग्स वगैरह उनको संरक्षण प्रदान करता है। 48 जो है गो हत्या निषेध या पर्यावरण से संबंधित है। इसके अलावा 39 का ये है समान एवं विधिक निःशुल्क न्याय देता है। आर्टिकल 44 है समान नागरिक संहिता है, सिविल नागरिक संहिता। आर्टिकल उसके बाद 40 आएंगे, ग्राम पंचायत का गठन है। तो ये सब कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल है इनके अंदर की। मौलिक कर्तव्य ये 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 10 प्रकार के, वर्तमान में है 11 प्रकार के। 11वां आया 2002 में, 11वां आया 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत। ये कहां से आया है? रूस के संविधान से आया है। कौन सी समिति ने सिफारिश की? स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की। इसके अलावा संघ है 5 में। संघ की अवधारणा भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्य है 6 में। 7 में देखिए 238 निश्चित, यही क्वेश्चन का बेस था। 8 में आपका यूनियन टेरिटरी 239 से 242। 9 में पंचायत, 9 के में नगर पालिका, 9 के बी में सहकारी समिति। 10 में आ जाएंगे अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, है ना। केंद्र राज्य संबंध जो है आपके 11 भाग में है, ये भी आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा हमने कहा था कि चुनाव आयोग जो आपात उपबंध है, राजभाषा है, उनको जरा देख लेना है। तो राजभाषा आपका आ जाएगा 17 में, है ना। चुनाव आयोग आ जाएगा 15 में और संविधान संशोधन आ जाएगा आपका 20 में, ठीक है। और आपात उपबंध 18 में। तो 4 लास्ट से याद रखें और पहले से कम 10 तक याद रखें। आज तक देखा गया 5-6 साल की क्वेश्चन मैंने देखता ही रहता हूं, आपको पढ़ाता हूं, तो इतनी तो आइडिया आ ही जाती है कि भाई कहां से क्वेश्चन आते हैं। तो हमने आर्टिकल जब भी पूछा या कोई गुड बात पूछा तो 1 से 4 ही तक पूछते हैं, यानी डीपीएसपी फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज, इनसे पूछता है। और अगर भाग पूछता है तो 1 से लेकर 10 तक और लास्ट के 3-4 भाग पूछते हैं, जो संविधान संशोधन हो गया, आपात उपबंध हो गया, राजभाषा हो गया और निर्वाचन हो गया, ठीक है। तो इतनी ध्यान रखेंगे। बाद बाकी जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए बता दूं कि एक जो है छोटी सी जानकारी कि भैया आप जो है एसएससी की कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम एसएससी में हो, बड़े से बड़े छोटे से छोटे, सभी एसएससी की एग्जाम के लिए रामबाण पीडीएफ है। 113 क्लास की हमारी पीडीएफ मिलेगी विथ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे आप देख रहे हैं, है ना। वो पीडीएफ मिलेगा, वीडियो का लिंक मिलेगा, एक जगह क्रम बैच पीडीएफ रहेगा, क्रम बैच आप लिंक में देख के कर सकते हैं। मात्र 70 रुपया मिलता है। उसके साथ साथ आपको टॉपिक बैच फ्री में मिल जाती है पीडीएफ, है ना। आप पीडीएफ बाय करते हैं तो एसएससी के वाला बच्चे के लिए 70 वाली काफी अच्छा होगा, है ना। इसमें इतने कंटेंट मिल जाएंगे कि आपकी एग्जाम पास करने के लिए काफी
काफ़ी होगी और पास्ट में आपने देख ही लिया होगा कि पीडीएफ से क्या फ़ायदा होता है। यहाँ तक कि मैं राज्य सरकार के लिए पहली बार पढ़ाया था यूपी पुलिस में, उसमें भी जो है अच्छी खासी पकड़ जो है करा के दिया था, है ना। अब यूपी पुलिस वाले पीडीएफ भी अवेलेबल है भैया, क्योंकि सेकेंड बार एग्जाम होगा तो जो बच्चे नहीं लिए हैं वो ले सकते हैं, मात्र 35 में है, ठीक है। और बिहार एसएससी के लिए भी 35 में है। अगर आप टोटल लेते हैं तो 100 रुपये के अंदर है, 90 रुपये वाला भी है, 100 वाला भी है, जैसा आपको लगे सब। अच्छा, अब पीडीएफ बाय कहाँ से करोगे? ये जो मोबाइल नंबर देख रहे हैं इस पे व्हाट्सअप मैसेज करना है या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इन्हीं व्हाट्सअप नंबर का। संविधान निर्माण के समय कुल कितने भाग थे? तो 22 भाग थे, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां। वर्तमान में कितने अनुसूचियां हैं? 12। भाग कितने हैं? तो 22, लेकिन 25 भागों में विभक्त हो गया। कौन कौन से नए आए बता दिए थे, 4 का ए आया, 9 का ए आया और 9 का बी आया। 7वां संविधान ये बता ही दिए थे कि राज्यपाल वाला। इसके अलावा प्राचीन काल में प्राग ज्योतिषपुर आधुनिक भारत के किस प्रदेश को कहा जाता है? ये क्वेश्चन सीजीएल ने पूछा है पास्ट में, है ना, और आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक वंश को भी रिलेट करता है और जगह को भी रिलेट करता है। तो प्राचीन काल में जो प्राग ज्योतिषपुर हुआ करता था वो आधुनिक असम है। कौन है भाई? असम है। असम को आप कामरूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कामरूप। कामरूप भी कहते हैं असम को, और असम को आप जो है प्राग ज्योतिष नगर भी कहते थे प्राचीन काल के अंदर। जो बर्मन वंश है, एगो वर्धन वंश है। देखिए वर्धन वंश अलग है, पुष्यवृत्ति वर्धन है, जो आप हर्षवर्धन वाला वंश की बात कर रहे हो, लेकिन ये है बर्मन वंश, जो आरडी बर्मन है ना, वैसा वाला वंश है ये, ठीक है ना। तो ये जो बर्मन वंश है इसकी राजधानी हुआ करता था प्राग ज्योतिषपुर। इस वंश के संस्थापक पुष्य बर्मन है। असम को कामरूप भी कहा जाता है। असम में स्थित माजुली नदी द्वीप दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। इनके अलावा असम में कामाख्या मंदिर परिसर में अंबुबाची मेला का आयोजन सालाना होती है। इस मेला को पूर्व का कुंभ भी कहा जाता है। प्राचीन काल में उड़ीसा को कलिंगा या उत्कल कहा जाता था, है ना। आपने जो जनगण मन गाते हैं उसमें होता है ना उत्कल बंगा, माने उड़ीसा बंगाल, है ना। नरेश जो आपका कलिंग नरेश खारवेल से हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है ना। इसके अलावा पंजाब को पहले सप्त सिंधु कहा जाता था, ठीक है, सप्त सिंधु, है ना। सप्त मतलब होता है 7, अब सिंधु में यहां से मतलब है नदियों का। इनके अलावा पंजाब को एक क्वेश्चन अभी हाल में ही पूछा गया था कि पंजाब को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप कहोगे पंजाब को 2 भागों में बांटा गया है। यह जानकारी अबुल फजल के द्वारा जो किताब लिखा गया उनसे भी मिलता है। कई महीने में इब्न बतूता ने अपनी किताब में भी इस चीज का जिक्र किया है, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखेंगे, पंजाब 2 भागों में बांटा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछता है कि धौलावीरा कितने भागों में बटा था? तो 3 भागों में बटा था धौलावीरा, क्योंकि अन्य हड़प्पा कालीन साइट 2 भागों में, लेकिन धौलावीरा 3 भागों में। कालाजार बीमारी निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? प्रोटोजोआ के कारण होती है। अब कौन सी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो कालाजार बीमारी जो है ये लिस्मेनिया जीनस, है ना, लिस्मेनिया डोनावानी इन्हीं का एक पार्ट है ना। लेकिन लिस्मेनिया जीनस याद रखेंगे या फिर डायरेक्ट लिस्मेनिया याद रखेंगे। इस लिस्मेनिया के कारण कालाजार नामक बीमारी होती है, जो एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। इसे वाहक कौन करता है? यानी इसे जो है मतलब पहुंचाने, इस रोगाणु को एक शरीर से दूसरे शरीर या फिर फैलाने का काम जो करता है ये सैंड फ्लाई मक्खी करता है। ये काफी छोटा मक्खी होता है, इसे बालू मक्खी भी कहते हैं, ठीक है। इनके अलावा सोने की बीमारी जो है ये आपका ट्राइनोसोमा परजीवी से होता है। ये भी परजीवी से होता है। परजीवी मतलब अमीबा समझिएगा, है ना। इसकी वाहक जो है सीसी मक्खी है ना। इन दोनों में कंफ्यूजन बना रहता है, सीसी मक्खी या सैंड फ्लाई और सिक्ता मच्छी, दोनों में काफी जो है आपका कंफ्यूजन रहता है। तो जरा सा अच्छे से देखिएगा। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। इसके वाहक जो है मादा एनीफिलीज मच्छर है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। चिकनगुनिया एक प्रकार का रोग है जिसमें बुखार बहुत तेज आता है। चिकनगुनिया यह भी वायरस से होता है और खास करके जो जमा हुआ पानी होता है, जैसे आपने पानी की डब्बा से पानी निकाला, उस डब्बे की खोल पे जो थोड़ा थोड़ा पानी किनारे में रह जाता है, ये पानी जब सड़ता है तो इस पे जो है चिकनगुनिया वाला मच्छर यानी ईडीज इजिप्टी मच्छर को जो है आकर्षित करता है, और यही मच्छर जो है चिकनगुनिया के लिए जिम्मेवार है। हाइड्रोफोबिया या जलांतक या रेबीज, ये एक ही बीमारी का नाम है ना, जिसे कुत्ता काटने या भेड़िया काटने से होता है। इसके टीका का खोज लुई पास्चर ने किया था। इस बीमारी में लोगों को जल से डर लगने लगता है। इसके अलावा एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है या फिर टीकाकरण विज्ञान का जनक कह सकते हैं, है ना। जो चेचक बीमारी है ये वेरियोला वायरस के कारण होती है, इसे छोटी माता भी कहते हैं। शिशुओं में डीटीपी का टीका जो है रोहिणी, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए दिया जाता है। कैडमियम के प्रदूषण से इटाई रोग होती है। वहीं मरकरी की प्रदूषण से कौन सी रोग होती है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इनके अलावा टिटनेस किस कारण से होती है? तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु से होती है, ठीक है भाई। इनके अलावा
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह विधान है कि सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी की भाषा अंग्रेजी होगी? सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी की भाषा अंग्रेजी होगी। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो, वहां पे जो अर्जी की भाषा है वो अंग्रेजी है लिखित रूप से, ठीक है। तो ये कौन से जो है आपके आर्टिकल में कहा गया है? तो यह आर्टिकल 348 इस बात की पुष्टि करती है कि अगर आप सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में अगर आप अर्जी करना चाहते हो तो आपकी दरखास्त अंग्रेजी में ली जाएगी, ठीक है। तो 348(1) में यह चीज कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अच्छे से समझ लीजिए, आने वाले दिन में ये एग्जाम में काफी क्वेश्चन बने ही रहते हैं, हमेशा तो बने ही रहते हैं, ठीक है। 2-4-5 चीज कॉमन है, जैसे आपने फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी, जिनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस क्वेश्चन आना ही आना है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और आपका उपराष्ट्रपति, इनसे संबंधित किसी न किसी रूप में एक क्वेश्चन रहना ही रहना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज होता है जो फिक्स रहता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायरमेंट की एज जो है 65 वर्ष है। हाई कोर्ट में जो जज होते हैं उनके रिटायरमेंट की एज 62 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम न्यायाधीश 34 हो सकते हैं। हाई कोर्ट में फिक्स नहीं है, क्षमता के मतलब कार्य लोड के अनुसार होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 124 है, हाई कोर्ट के अनुच्छेद 214 है। सुप्रीम कोर्ट जो रिकॉर्ड न्यायालय या अभिलेख न्यायालय है यह 129 है। हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय है 215 है। सुप्रीम कोर्ट पहली बार परतंत्र भारत यानी जब स्वतंत्र नहीं हुआ था तो 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू कोलकाता में स्थापित किया गया था। तत्पश्चात संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में 1935 के एक्ट के अनुसार किया गया था। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। हालांकि 26 जनवरी 1950, जिस 26 जनवरी 1950 में चीफ गेस्ट के रूप में डॉक्टर सुकर्णो पहली बार आए थे, इंडोनेशिया के राजनेता, उसी दिन इंट्रोड्यूस कराया गया था सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन कार्यकाल मतलब कार्यभार चालू नहीं हुआ था। तो ये हुआ 28 जनवरी 1950 को, है ना। देखिए, हाई कोर्ट सबसे पहले 3 जगह आया। तो सबसे पहले आप कोलकाता कहोगे, उस समय कोलकाता जो है सबसे ज्यादा महत्व वाला जगह हुआ करता था। उसके बाद बम्बई और उसके बाद मद्रास, ये तीनों प्रांत हुआ करते थे। तो इन तीनों प्रांत में जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था 1861-62 में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, ये फातिमा बीबी का निधन 2023 में हो गया। ये फातिमा बीबी को 2024 में पद्म भूषण दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है। फातिमा बीबी मैडम इससे पहले तमिलनाडु के अंदर राज्यपाल के तौर पे कार्य कर चुकी है। हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ, यह हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुकी है। सत्र न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश की जो तबादला है, जो ट्रांसफर है, वो कौन करते हैं? वो भी राष्ट्रपति करते हैं। तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? मैंने बता दिया है कि जब सुप्रीम कोर्ट पे कार्य लोड बढ़ता है और न्यायाधीश की संख्या तो सीमित है, तो उस कार्य लोड का निष्पादन करने के लिए तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। यह नियुक्ति कौन करते हैं? तो सीजीआई ऑफ इंडिया करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, डीवाई चंद्रचूड़ साहब करते हैं। और ये किसके सलाह से करते हैं? तो ये राष्ट्रपति के सलाह से करते हैं। पहले राष्ट्रपति की परमिशन गारंटेड होता है, अगर देंगे, हाँ बोलेंगे, तो फिर वो जिस भी हाई कोर्ट से जज को लाते हैं, उस हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होते हैं एट अ टाइम, उनसे मशवरा करना पड़ता है। उसके बाद तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। संविधान के भाग 17 क्या संबंधित है भैया? राजभाषा से संबंधित है। आपने राजभाषा रेलवे के अंदर एक पार्ट होता है, अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हैं तो। भारत में क्लासिकल भाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और ओडिसी, ये 6 हमारा क्लासिकल भाषा है। क्लासिकल नृत्य कितने हैं? बस क्वांटिटी लिखना है आप लोगों को। मैं आपके ऑप्शन देता हूँ 8, 9, 10, 11, ठीक है भाई। क्लासिकल डांस कितने हैं? इनके अलावा तमिल को सबसे पहले जो है क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था 2004 में, ठीक है। और ओडिसी सबसे नवीन क्लासिकल भाषा है, ठीक है। इनके अलावा अभी आपने 348 पढ़ा, तो भाई 148 भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 148 किस चीज को रिलेट करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। 149 आर्टिकल जो है इसमें कैग को पावर दिया गया है, और कैग किस समिति की जांच करते हैं? लोक लेखा समिति की, है ना। और वर्तमान में जो है कौन है भैया कैग? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। स्विट्जरलैंड में किस भारतीय महापुरुष के नाम पे 26 मई को विज्ञान दिवस मनाया जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब के, है ना, याद में स्विट्जरलैंड के अंदर प्रति वर्ष 26 मई को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को सीवी रमन सर के जन्मदिन पे मनाया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम के याद में जो है विश्व छात्र दिवस भी मनाया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति हुए, उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में बैस्टिल दिवस सेलिब्रेट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बैस्टिल दिवस इंडिया का नहीं है, लेकिन पुदुचेरी में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि जो आपका पुदुचेरी है वहाँ पे फ्रांसीसी रहते हैं, फ्रांसीसी कॉलोनी है, तो वह प्रचलन में आ गया। इनके अलावा 14 जुलाई को होता है। इनके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पे राष्ट्रीय सुशासन दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को विवेकानंद साहब के जन्मदिन पे मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे मनाया जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसे लौह पुरुष कहा जाता है भारत का। इनके अलावा पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को है ना गांधी जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है। ये जो अहिंसा दिवस है ये वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है, विश्व मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं। इनके अलावा येलो रेटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए अभी आपने येलो रेटिंग, येलो नहीं पीला वाला नहीं है, इस प्रकार का ईलो वाला है। ईलो रेटिंग जो है ये संबंधित है शतरंज से। किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। येलो रेटिंग शतरंज में स्कोर की एक सिस्टम होती है। अभी आपने देखा है कि जो प्रागनंदा की बहन वैशाली रमेश बाबू जो आपका 84वें ग्रैंड मास्टर बनी है इंडिया की, ये 2500 के पार येलो रेटिंग से विजय बनी है। ठीक है, तो येलो रेटिंग शतरंज में होती है। शतरंज का खेल वर्गाकार बोर्ड पे होता है। इस वर्गाकार बोर्ड पे जो है छोटे छोटे है ना छोटे छोटे 64 घर बने होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, 64 घर बने होते हैं इस प्रकार से। एक आदमी इधर खेलता है, एक आदमी इधर बैठा रहता है। इस आदमी के पास भी 16 गोटी होते हैं, इस आदमी के पास भी 16 गोटी होते हैं। 16 गोटी में 8 प्यादा होता है, राजा होती है, रानी होती है, हाथी होती है, ये सब होती है ना। तो ये जो है शतरंज के खेल हो गए। और ये जनरली 2 कलर में बटे होते हैं, काला और सफेद होता है जनरली, अन्य कलर भी हो सकते हैं, है ना। तो ये जो 16 गोटियां है इसमें 8 प्यादा, 2 हाथी, 1 राजा, 1 रानी, कितना हो गया? 8 2 10 2 12 और 2 शूरवीर, कितना? 14 और 2 बिशप होता है। तो ये जो बिशप शब्द भी आपसे कई बार पूछा गया है कि किस खेल में होता है, तो शतरंज में होता है। इसके अलावा भारत में 84वें ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू आपके सामने फिगर है ना। शकल सूरत पे मत जाइए, देखिए कामयाबी इनकी। इनके अलावा जो ये आपका प्रागनंदा है, प्रागनंदा की ये बहन है और एकमात्र ऐसी जोड़ी है जो आपका ग्रैंड मास्टर बना है। ठीक है भैया, और एकमात्र मैंने आपको बताया था कि पिता पुत्र की जोड़ी जो CGI ऑफ इंडिया बने DY चंद्रचूड़ साहब हैं, उनके पिताजी भी है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। S विजयालक्ष्मी जो भारत में प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर थी, और विश्वनाथ आनंद जो है पुरुष में पहले ग्रैंड मास्टर हुए इंडिया के। इसके अलावा जो कोनेरू हम्पी है ये इंडिया में सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर बनी थी, और वर्तमान में सबसे महिला में है ना, और वर्तमान में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा है, भारतीय अमेरिकी नागरिक। इसके अलावा है ना बता ही दी एकमात्र भाई बहन वाला। इनके अलावा नेटिव मैरिज एक्ट या अंतरजातीय विवाह एक्ट किस अंग्रेज गवर्नर के काल में आया था? तो ये आया था भैया लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया था। देखिए एक चीज का एग्जाम्पल देने के लिए अच्छा मिल गया। 1872 में मैंने क्या बताया कि भाई पहली बार जनगणना स्टार्ट हुआ था, लेकिन आप लॉर्ड नॉर्थब्रुक कहते हो क्या? नहीं, मेयो कहते हो ना। तो उसी 1872 में नॉर्थब्रुक भी था, मेयो भी था, है ना। अब पहले मेयो था कि पहले नॉर्थब्रुक था? अगर कोई बच्चा बहुत पढ़ाकू है तभी बता सकता है। पहले मेयो था, बाद में नॉर्थब्रुक आया। ठीक है मेरे भाई, तो नॉर्थब्रुक हो गया। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में नॉर्थब्रुक के काल में आया था। इन्होंने बाल विवाह पर भी प्रतिबंध लगाया जो आज तक नहीं लग पाया, है ना। इनके अलावा लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय पंजाब में कूका विद्रोह भी हुआ था। इसके अलावा ब्रिटेन के बीच स्वेज नहर के रास्ते जो आपका व्यापार है वो स्टार्ट हुआ, जिससे है ना व्यापार मतलब फली फूली ज्यादा समृद्ध होने लगा। स्वेज नहर के रास्ते ब्रिटेन से व्यापार होने लगा। ठीक, इसके अलावा प्रिंस ऑफ वेल्स की आगमन 1875 में इन्हीं के काल में हुआ। और भी आपको बताना है 1875 में किया हो तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा अमेरिका में इसी के काल में हुआ। आर्य समाज की स्थापना इंडिया में इसी के काल में हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में इसी के काल में हुआ। तो ये सब आप जोड़ते जाओगे, काम बनता जाएगा। ठीक है, इनके अलावा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ये कैनिंग के समय जो है पारित हुआ था और डलहौजी के समय आया था। बात को समझ लेना भाई। अगर आपसे पूछता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर के काल में इंट्रोड्यूस करवाया गया या लाया गया था, तो डलहौजी आंसर करना है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुई, किस गवर्नर के काल में
लागू हुई, तो कैनिंग जो है आपको आंसर करना है। दोनों बात आप समझ गए। दास प्रथा पर प्रतिबंध जो है, जो दास प्रथा पर प्रतिबंध है वो लॉर्ड एलनबरो के काल में लगा था 1843 में। सती प्रथा पर पूर्णतः रोक, हालांकि सती प्रथा पर इससे पहले कई जो है दिल्ली सल्तनत के शासक, मुगल शासक और भी कई सारे शासक जो है इनकी निंदा की थी, लेकिन पूर्ण रूप से बंद नहीं हुआ। यह पूर्ण रूप से बंद हुआ 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक है। इनके अलावा बाल विवाह अधिनियम या शारदा एक्ट, ये 1929, हाँ सही है, 1929 में आया था और यह 1929 में इंट्रोड्यूस हुए, अधिनियम बने 30 में लागू हुआ, इरविन के समय लागू हुआ था। इरविन, लॉर्ड इरविन भैया, वही जो गांधी इरविन समझौता वाला है, ठीक है। इनके अलावा इसके तहत लड़कियों की उम्र शादी के लिए 14 वर्ष और लड़कों की उम्र शादी हेतु 18 वर्ष सेट किया गया था। इनके अलावा विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना 1861 में महादेव गोविंद रानाडे ने किए थे, जो प्रार्थना समाज के को फाउंडर भी थे, है ना, आत्माराम पांडुरंग के साथ 1867 में। इनके अलावा गुरु कंचु कुरूप किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो गुरु कंचु कुरूप जो है ये कथकली नृत्य करते थे। आज हमने गुरु वाले फॉर्म में जो भी आपके एग्जाम में आता है उनको रखा है। कथकली केरल की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसकी कलाकार के नाम मैंने आपसे क्वेश्चन मार्क लगा के यहाँ पे पूछा है, कम से कम 2-4 कलाकार के नाम तो बता ही देना, बहुत दिन से पढ़ाते आ रहा हूँ। इसके अलावा गुरु विपिन सिंह का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। गुरु केलुचरण महापात्रा का संबंध ओडिसी से है। गुरु वेम्पति चित्रा सत्यम का संबंध कुचिपुड़ी से है। श्रीमंत शंकर देव का संबंध सत्रिया नृत्य, जो असम का शास्त्रीय नृत्य लेटेस्ट वाला, उनसे संबंधित है ना। मदर ऑफ मोहिनी अट्टम किसे कहा जाता है? कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा को कहा जाता है। कुचिपुड़ी का फादर सिद्धेंद्र योगी को कहा जाता है। सत्रिया नृत्य के फादर गुरु शंकर देव को कहा जाता है। ठुमरी की रानी गिरिजा देवी को कहा जाता है। पंडवानी की रानी आप जो है तीजन बाई को कह सकते हैं। तो ये सभी के सभी जो है आप ध्यान रख सकते हैं, काम आएगा। इनके अलावा भारत के किस राज्य में सभी छोटे बड़े बंदरगाहों सहित सबसे अधिक बंदरगाह है? अब आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि बड़का होना चाहिए कि छोटका, आपसे ये पूछ रहा है कि किस राज्य में बंदरगाहों की क्वांटिटी ज्यादा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। तो इसका आंसर है भैया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अधिक बंदरगाह है। इसी फॉर्म में एक क्वेश्चन का और यहीं पे याद रखिए, चीनी का जो मिल है ये सबसे अधिक कहां पे है? महाराष्ट्र के अंदर ही है चीनी का मिल। जैन धर्म के जो लोग निवास करते हैं वर्तमान में, ये सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही निवास करते हैं। सबसे ज्यादा जो जीडीपी मतलब प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में वर्तमान में, ये भी महाराष्ट्र ही करते हैं। तो 1 से 4 चीज, एक भला से 4 है ना, तो 1 से 4 भला बोलते हैं ना, तो ऐसा जो है आप याद रख सकते हो 4 चीज। भारत के महाराष्ट्र में मेजर बंदरगाह सहित करीब 49 बंदरगाह है वर्तमान में। 48 से 50 के बीच में जो ऑप्शन होगा आप आंसर लगा के आना, ठीक है। इनके अलावा भारत में बंदरगाह के मामले में दूसरा स्थान गुजरात का है, तीसरा स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। ये आपके सामने बंदरगाह का इमेज है ना। ये वाला जो देख रहे हैं ये पश्चिमी तट का है, ये वाला जो देख रहे हैं आप पूर्वी तट के बंदरगाह है। पश्चिमी तट के बंदरगाह मेजर आएंगे, कांडला होगा गुजरात के अंदर होगा, बंबई होगा, ननवा सेवा होगा, ये दोनों महाराष्ट्र में होगा, मरमागुवा गोवा में होगा, न्यू मंगलोर मंगलोर में होगा, कोचीन है ना, इनके अलावा केरला में। इनके अलावा तुतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता, ये सब जो है इधर है, ठीक है। तो 13 मेजर बंदरगाह, बाद बाकी छोटे छोटे मिला के 200 से अधिक पोर्ट है। इसके अलावा भारत में लैंडलॉक्ड बंदरगाह के सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो ये आपका विशाखापट्टनम है। जवाहर नेहरू पोर्ट ट्रस्ट सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, बंबई के अंदर है। भारत में सबसे अभी तक जो है 200 से अधिक छोटे छोटे पोर्ट है। लौह अयस्क के निर्यात में सबसे अधिक कहाँ पे? मरमागुवा से होता है और दूसरा स्थान बेंगलुरु का है। कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है। भारत में इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? 2017 में किया। अच्छा मंत्रालय पूछा, मैं इस भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2017 में बिजली मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना। यह बिजली से संबंधित है। इसमें ग्रामीण और शहरी सेक्टर से कोई मतलब नहीं है। यह दोनों सेक्टर को सुचारू रूप से चलाते थे, बिजली प्रोड्यूस कराने के लिए चलाया गया था। इनके अलावा ग्रामीण बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक और योजना चलाया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। यह ग्रामीण मतलब गांव वाले एरिया में जो आपको बिजली वाला संबंधित योजना है, 2014 में आया था। भारत 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। भारत 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। भारत जो है आपका
ऊर्जा फ्री देश बनने का लक्ष्य 2047 तक रखा है, यानी 100 साल जब हमारी आज़ादी के होंगे। और रेलवे ने, भारत की जो रेलवे है, शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2030 तक रखा है। अब शून्य कार्बन उत्सर्जन कब होगा? जब बिजली से चलेगा, है ना, या फिर हाइड्रोजन वगैरह से चले। इनके अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को महारत्न का दर्जा 2022 में दिया गया था, REC, है ना। इनके अलावा नाभिकीय रिएक्टर विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है ना। हाँ, एक सेकंड। नाभिकीय रिएक्टर विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है, जिसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम, थोरियम इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इस नाभिकीय रिएक्टर को फर्मी ने पहली बार देखा था, शिकागो विद्यालय से संबंधित प्रोफेसर। नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम या बोरॉन का क्षार का इस्तेमाल किया जाता है। और मॉडरेटर, मंदक के रूप में भारी जल या फिर ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। ग्रेफाइट से एक क्वेश्चन है कि ये जो है विद्युत का सुचालक होता है, अधातु होते हुए भी कार्बन का अपरूप है, फिर भी सुचालक होता है। भारत में सबसे अधिक बिजली का उत्पादन किस प्रकार की होती है? थर्मल पावर होती है, तापीय होती है ना। कोयला आधारित बिजली का इस्तेमाल, उत्पादन सबसे अधिक होता है। 2023 के एक आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी जो है सबसे अधिक पावर जनरेट किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो कोरबा है, ये आपका लौह अयस्क क्षेत्र है, माफ कीजिएगा, कोरबा जो है ये बिजली उत्पादन क्षेत्र है, और बैलाडीला जो है ये लौह अयस्क क्षेत्र है, हो जाती है भाई। इसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा बिजली खपत महाराष्ट्र में होती है। वर्तमान में विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा जो होता है, उनके मंत्रालय में मिनिस्टर कौन है? तो राजकुमार सिंह है, इनको भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा हुली वेशा लोक नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये जो हुली वेशा है ना, गाँव घर में बोलते हैं ना, वेशभूषा तो देखो चंडाल जैसे लग रहा है भैया। तो ये जो हुली भूषा नृत्य है ना, ये आपका कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का। कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य यक्षगान, बीरागासे, करगा, कुनीथा, भूतकोला भी आएगा, यहाँ पे नहीं लिखा है भूतकोला, ये सब कर्नाटक के अंदर हो जाएंगे। कर्नाटक के अंदर नववर्ष उगादी ही मना लेना। केरल के अंदर प्रमुख लोक नृत्य में ओट्टम, कुडियोट्टम, कालियट्टम, कोकोट्टिकली, थुलाल, तप्पाट्टिकली, इस प्रकार से नाम है भाई। तप्पाट्टिकली जैसे कथकली होता है ना, वैसे तप्पाट्टिकली, कोकोट्टिकली, इस प्रकार से है, लेकिन कीबोर्ड जो है तो नहीं लिखा है, टी लिख दिया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कथकली जैसा सेंस देता है ना, तो ये केरल का है। तमिलनाडु के प्रमुख लोक नृत्य पिन्नल कोलाट्टम, कावड़ी कोलात्तम, कुमी, करगम, ये सभी तमिलनाडु में आ जाएंगे। महाराष्ट्र में आ जाते हैं। आज हम पश्चिमी घाट का ले लिया पूरा, कि इस साइड में जो भी पड़ता है इनका ले लो, मेजर स्टेट का। ठीक है, महाराष्ट्र का जो है ये आपका कौन है भाई? लावनी, लेजिम, तमाशा, कोली, बोहदा, मौनी। फुगरी में स्टार, फुगरी में गोवा रहेगा ऑप्शन में, तो गोवा मारना, नहीं तो फिर महाराष्ट्र काम चला लेंगे। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक द टाइम शेल्टर का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? आप सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है सिर्फ अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है, या फिर किसी भी भाषा की किताब हो लेकिन अनुवाद अंग्रेजी में होना चाहिए। तो इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया है कौन? एंजेला रोडेल। ठीक है, वर्ष 2023 में जॉर्ज गोन्स्पिदिनी, इसकी नाम है भाई ऐसा, रचित पुस्तक द टाइम शेल्टर लिख लीजिएगा। शेल्टर मतलब आश्रय नहीं होता है ना, आश्रय है ना, तो वो वाला शेल्टर। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह बुल्गारिया के रहने वाले हैं, बुल्गारिया के प्रथम लेखक जिन्होंने यह पुरस्कार जीता। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में हुआ था। अब बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुआ था। 2023 में बुकर पुरस्कार किसे मिला है? प्रोफेट सॉन्ग नामक किताब को पॉल लिंच को दिया गया। आयरिश लेखक है ये, और भारतीय मूल के चेतना मारू की किताब द वेस्टर्न लेन को भी शामिल किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। ये किताब आने वाले समय में आपको जो एग्जाम में छपेगी। कुछ नवीन पुस्तक जैसे द रोड मैप ऑफ इंडियन प्रेसिडेंसी, श्रीनिवास जी लिखे हैं। रिवर्स स्विंग, अशोक टंडन। एज द व्हील टर्न्स, रंजीत प्रताप। स्मोक एंड एसेज, अमिताभ घोष। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, मानसी गुलाटी। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, मेघनाथ देसाई। सबको भूल जाना, एक अमिताभ घोष और मेघनाथ देसाई, इन दोनों का किताब का ध्यान रखना, बड़े राइटर हैं। इनके अलावा भारत में कौन सी महिला क्रिकेटर महिला कैरेबियाई प्रीमियर लीग WCPL का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है? जैसे अपना IPL होता है ना, वैसे जो कैरेबियाई लीग है उसमें जो है खेलने के लिए गई है, तो इनका नाम है श्रियंका पाटिल। क्या? श्रियंका पाटिल। पाटिल सरनेम से समझ के होंगे, महाराष्ट्र के होंगे। इनके अलावा असम राज्य से प्रथम महिला क्रिकेटर उमा छेत्री, जो मतलब देश लेवल की क्रिकेट खेलेंगे। ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 कौन है? नेट सीवर ब्रंट, इंग्लैंड के। भारत के लिए अच्छा कौन सा अवार्ड मिलता है जो ICC चुनते हैं महिला में, या फिर महिला में चुनते हैं उसे कौन सा मिलता है? फ्लिंट अवार्ड मिलता है, रिचेल फ्लिंट। अब पुरुष वाले को सर गारफील्ड अवार्ड। ठीक है, जो इस बार किसको मिलेगा 2023 के लिए? पैट कमिंस को। भारत के लिए 10,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर महिला मिताली राज। वर्तमान में भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच अमोल मजुमदार, है ना। वर्ष 2025 में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होंगी? भारत में। 2024 में T20 महिला वर्ल्ड कप बांग्लादेश में।
प्रमुख भारतीय महिला क्रिकेटर जैसे झूलन गोस्वामी हो गया, श्रीमती मंधाना हो गया, मिताली राज हो गया, अंजुम चोपड़ा हो गया, उमा छेत्री हो गया, हरमनप्रीत कौर हो गया, शेफाली वर्मा हो गया, दीप्ति शर्मा, हार्लिन देवल, रेणुका सिंह इमर्जिंग प्लेयर रह चुके हैं, स्नेहा राणा है ना, स्नेहा राणा होगा, हाँ स्नेहा राणा सही है, स्नेह राणा एक्चुअली, ऋचा घोष, मीनू मनी, मेघना सिंह, ये सभी के सभी जो है महिला क्रिकेटर के सक्रिय खिलाड़ी है। कांग्रेस की दूसरी बार विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? 1918 मुंबई अधिवेशन में। पहली बार विभाजन 1907 23वां अधिवेशन जो सूरत में हो रहा था, रास बिहारी घोष अध्यक्षता कर रहे थे, नरम दल और गरम दल में बट गए थे। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ में बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, इसमें दोनों फिर से नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। 1918 में कांग्रेस में दोबारा फूट पड़ी, इसकी अध्यक्षता हसन इमाम कर रहे थे। डायरेक्ट पूछता 1918 की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 कोलकाता में, दूसरी बार जो महिला अध्यक्ष बनी और पहली पूर्णतः भारतीय महिला अध्यक्ष बनी 1925 कानपुर में सरोजनी नायडू। कांग्रेस के अधिवेशन जो गांव में हुआ यह फैजपुर 1937 में हुआ था, अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। गांधी जी एकमात्र 1924 में अधिवेशन बेलगांव में अध्यक्षता संभाले थे। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष देवी कृपलानी थे। प्रथम बैठक में जो है 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। कांग्रेस के प्रथम व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता किए हैं। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1994 में, सॉरी माफ कीजिएगा 1194 में दादा, है ना, आगे लग जाएगा भाई, 1194 में। तराइन की प्रथम लड़ाई तथा द्वितीय लड़ाई दोनों में सेम कैरेक्टर, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। एक होता है 1191 में और एक होता है 1192 में, है ना। तो पहला जो है, पहला में विजेता हुआ चौहान साहब, दूसरा में गोरी। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच 94 में हुआ था। इसके अलावा पानीपत की प्रथम लड़ाई, चंदेरी का, खानवा का लड़ाई, चंदेरी का तथा घाघरा का, ये तीनों चारों जो है क्रम बैज है 1526, 1527, 1528, 1529। प्रतिद्वंदु कौन रहे? पहला में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया, चारों में बाबर ही जीता है, इब्राहिम लोदी को हराया। दूसरा में राणा सांगा को हराया 27 वाला में यानी खानवा में। तीसरा मेदनी राय को हराया था, है ना। इसके अलावा चौथा नुसरत शाह को हराया था घाघरा वाला युद्ध में, है ना। इसके अलावा चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुमायूं हारा। फिर अगले साल 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है, इसमें भी कौन हारा? तो हुमायूं हारा, दोनों बार हुमायूं हारा। इनके अलावा 1757 में पलासी का युद्ध, अंग्रेज की तरफ से कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, भारत की तरफ से सिराजुद्दौला, ठीक है। 1764 में बक्सर का युद्ध, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह की संयुक्त सेना और अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो। तालीकोटा का युद्ध 1565, इसी युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की पतन होती है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। इस युद्ध में जो है अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, लग रहा है कि भाई एनर्जी वाला क्लास है और मुझे कुछ सीखने को मिलता है, मेरी हित के लिए है, तो आप अपने दोस्तों में, आपके जो भी रिलेटिव पढ़ रहे होंगे उनको शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ पीडीएफ से कोई भी जानकारी चाहिए, हमारा पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आपने जो है प्राइस देख ही लिया होगा, है ना। एक बार ऑटो का भाड़ा है 2-4 किलोमीटर का, है ना, तो आप ले सकते हैं और आपको जो है काम बड़ा करके देगा एग्जाम में, नो डाउट। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।